नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम बात करते हैं आज जो असाइनमेंट आपको दिया गया था उसमें किसने या किन बच्चों ने कैसा किया उस पर थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं और सही जवाब क्या हैं उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो आज भी हर बार की तरह मैथ्स के स्टूडेंट्स ने ज़्यादा कह लीजिए कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनकी पार्टिसिपेशन कुछ शायद झिझक रहे हैं या उनके पास कोई दूसरी समस्या है जिस कारण से वो असाइनमेंट या क्विजेज़ या असेसमेंट में भाग नहीं ले पा रहे हैं। यदि कोई समस्या है तो वो चाहें तो मेरे से सीधे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आज जो 10 सवाल आपको दिए गए थे उन पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक समरी है जो बता रही है कि 20 में से 15 एवरेज मार्क्स हैं। टोटल 28 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। उनके रिस्पांस हमारे पास हैं। ये जो पहला चार्ट आप देख रहे हैं ये आपको बता रहा है कि 7 बच्चों ने 20 नंबर प्राप्त किए हैं। 7 का मतलब 25%, अर्थात 25% विद्यार्थियों ने फुल मार्क्स 100% मार्क्स प्राप्त किए हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। इसका मतलब अच्छे स्टूडेंट्स या ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी हम लोगों के बीच में हैं। और ये 12 नंबर वाली बार जो आप देख रहे हैं ये भी 7 तक गई है, अर्थात 7 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 12 नंबर प्राप्त किए हैं। इसमें सबसे कम मार्क्स 8 हैं जो कि 2 विद्यार्थियों के आए हैं, और 10 नंबर 2 विद्यार्थियों के आए हैं, लेकिन फेल कोई भी नहीं हुआ है। तो ये पहली एनालिसिस है। यहाँ पर देखिए, आप सबके स्कोर मेरे पास आ जाते हैं, सबके नाम आ जाते हैं और सबके फ़ोन नंबर मेरे पास हैं। ये देखिए स्केलेटन जो मैं आपसे कई बार शेयर करता हूँ कि 75% मैथ्स के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन किया है और 25% बायो के स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास बायो और मैथ के लगभग बराबर से स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैथ्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। मैं चाहूँगा कि बायो के स्टूडेंट्स भी आगे आएँ और बराबर से इसमें भाग लें। पहला सवाल जो आपसे किया गया था वो था कि हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन स्ट्रक्चर। बेंजीन की संरचना में कितने द्विबंध या डबल बॉन्ड्स होते हैं, और 28 में से 28 विद्यार्थियों ने लिखा है 3 डबल बॉन्ड्स, जो कि सही जवाब है, यानी 100% बच्चों ने सही आंसर दिया है। दूसरा प्रश्न था स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जल के अणु की संरचना कैसी होती है। जल यानी H2O या O2H, इसी से मिलता होता है H2S। लेकिन इसकी संरचना के बारे में हम बात करेंगे तो कुछ कुछ CO2 जैसी संरचना होती है, लेकिन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। इसको हम एक लाइन में लिख सकते हैं, बीच में कार्बन लिखते हैं और दोनों तरफ दाएं बाएं उसके ऑक्सीजन लिख देते हैं, वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ये जल का अणु, इसको भी हम OHO सॉरी H2O होता है तो HOH इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ पर संरचना की बात आती है वो लीनियर नहीं होता, जल का अणु लीनियर नहीं होता। 7 विद्यार्थियों ने लीनियर लिखा है। लीनियर नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर उपस्थित होते हैं जो संरचना में भाग लेते हैं और उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बेंड कर देते हैं। यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन काम करता है और वो स्ट्रक्चर लीनियर ना होकर थोड़ा सा बेंड हो जाता है, तो उसको हम नॉन लीनियर या अरेखीय संरचना कहते हैं। तीसरा था
हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया की संरचना में कितने युग्मित या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 18 विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया है। एक लोन पेयर अमोनिया पर होता है। 9 विद्यार्थियों ने 2 बताए हैं और एक विद्यार्थी ने कहा है कि उसमें कोई लोन पेयर नहीं होता। यहाँ पर हम ऊपर ऊपर मोटा मोटा डिस्कशन कर रहे हैं, कौन से विद्यार्थी ने क्या लिखा है इस बारे में हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये बात पॉइंट आउट आप नहीं कर पाएंगे या हम नहीं कर पाएंगे कि कौन से विद्यार्थी ने क्या जवाब दिया है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। 18 विद्यार्थियों ने कहा है कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि जवाब सही है। NH3 इस पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इसकी संरचना डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल की होती है, जैसी कार्बन की होती है। कार्बन टेट्राहीड्रल या चतुष्फलकी होता है। अमोनिया में भी NH3 और उसका एक लोन पेयर भाग लेता है संरचना में और एक डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल या चतुष्फलकीय संरचना होती है। अगला प्रश्न है जो दिया था आपको कि केमिकल प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर या सिरका में कौन सा रसायन या केमिकल होता है। सिरका एक बहुत ही कॉमन पदार्थ है, या आपको जो आप किचन में जो लोग समय बिताते हैं इनको पता होगा कि ये सिरका घरों में किचन में भी काम में लिया जाता है। विनेगर या सिरका जिसको हम बोलते हैं कॉमन नेम, उसमें एसिटिक एसिड होता है, कंसनट्रेट नहीं होता, डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। उसको आप यदि स्मेल करके देखें तो उसमें एसिटिक एसिड की स्मेल आएगी। तो विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। बेंजोइक एसिड एक विद्यार्थी ने लिखा है। बेंजोइक एसिड भी यद्यपि खाने के पदार्थों में कई बार डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव की तरह काम में लिया जाता है। साइट्रिक एसिड 4 विद्यार्थियों ने लिखा है। साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, या जो हम घरों में इनो साल्ट प्रयोग में लाते हैं एंटासिड के रूप में, उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। लेकिन सिरका या विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। ये एसिटिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन है। चार्ज ऑन सल्फेट आयन, सल्फेट आयन पर कितना आवेश होता है। ये 12th में आप लोग पढ़ के आए होंगे, धन आयन और ऋण आयन, या कैटायन और एनायन। प्रैक्टिकल में भी हम लोग पढ़ते हैं कुछ एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स। तो एसिड रेडिकल्स में सल्फेट भी बहुत कॉमन एक आयन है जिसका टेस्ट भी करते हैं और अधिकतर प्रयोगों में दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पूछा भी है मैंने। सल्फेट SO4 और इस पर 2 नेगेटिव का चार्ज होता है, क्योंकि जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, तो हाइड्रोजन पे 2 पॉजिटिव और सल्फेट पे 2 नेगेटिव हो जाते हैं, तो उसको न्यूट्रल कर देता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपसे कोई धनायन या ऋणायन के बारे में पूछा जाए तो उसके किसी कॉमन सॉल्ट के बारे में या कंपाउंड के बारे में आप सोचिए। जैसे सल्फेट है, SO4 इसका स्ट्रक्चर होता है, तो SO4 किस में मिलता है, तो H2SO4 में मिलता है। हाइड्रोजन का यदि आपको पता है कि इस पर +1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो गए, तो सल्फेट पे -2 हो गया। तो सल्फेट आयन पर -2 होता है। 5 विद्यार्थियों ने लिखा है कि +2 होता है, जो कि सही नहीं है। ये एसिड रेडिकल है, नेगेटिव चार्ज होता है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लेंथेनाइड सीरीज इन पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी की लेंथेनाइड सीरीज में पहला तत्व कौन सा है। तो 25 विद्यार्थियों ने La लिखा है, लेंथेनाइड, जो कि सही जवाब है। बाकी जो 3 एलिमेंट्स हैं वो भी पीरियोडिक टेबल के ही हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए उसको L से लिखा है और उसमें शायद 3 विद्यार्थी कंफ्यूज भी हो गए। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड 2 सीरीज़ पीरियोडिक टेबल में अपने को मिलती है,
जो कि अलग से दी हुई होती हैं। 14 एलिमेंट्स दोनों सीरीज़ में होते हैं। तो लैंथेनाइड सीरीज़ का पहला एलिमेंट है। एटॉमिक साइज ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम। क्लोरीन का परमाणविक आकार सोडियम से अधिक होता है। ये आप देखिए लगभग बराबर सी स्थिति है। 28 में से 17 विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया है, 11 इसमें कंफ्यूज हो गए। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो इसमें कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ते हैं, और जो दूसरा आवर्त है, दूसरा पीरियड है, जिसमें आपका आप देखें इसमें पीरियोडिक टेबल का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें पीरियड्स भी हैं और ग्रुप्स भी आपको मिलते हैं। यहाँ सोडियम और क्लोरीन की बात की गई है तो NaCl बनता है। Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। ये थर्ड पीरियड में आता है, ठीक है ना। 281 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है थर्ड पीरियड में, और इसी पीरियड में लास्ट में जाकर क्लोरीन आता है जिसका कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। यानी सोडियम में भी 3 शेल हो गए, 3 ऑर्बिट हो गए, क्लोरीन में भी 3 हो गए। लेकिन जब हम सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाते हैं तो एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरते चले जाते हैं। तो ऋण आयन या ऋण आवेश अधिक होने के कारण और सेंटर में या नाभिक में पॉजिटिव चार्ज अधिक होने के कारण इन पर आकर्षण बढ़ता चला जाता है और उनका साइज़ कम होता चला जाता है। तो इसलिए Cl या क्लोरीन का साइज़ छोटा होगा सोडियम से। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल फार्मूला है C2H5OH। तो कितने हाइड्रोजन के एटम्स हो गए इसमें? 6। तो 20 लोगों ने इसमें 6 लिखा है। 6 लोगों ने 5 लिखा है। कौन सा स्ट्रक्चर उन्होंने इथाइल एल्कोहल का मान के चला है, क्योंकि CH3OH भी लिखते हैं तो भी उसमें 4 होते हैं। तो फिलहाल इसका सही जवाब है 6। तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता है इथाइल एल्कोहल का C2H5OH, तब भी आप बता पाएंगे कि उसमें हाइड्रोजन कितने हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R। जब हम गैस के बारे में पढ़ते हैं, आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, तब वहाँ पर गैस कांस्टेंट भी आता है PV = RT या nRT। R गैस कांस्टेंट है और कांस्टेंट होने के कारण इसका संख्यात्मक मान निश्चित होता है, लेकिन अलग अलग इकाइयों में R का संख्यात्मक मान अलग अलग होता है। मैंने यहाँ पर आपसे पूछा कि SI सिस्टम में इसका संख्यात्मक मान कितना होता है, वो है 8.314, जो 23 विद्यार्थियों ने लिखा है। 4 विद्यार्थियों ने लिखा है 0.821। जवाब ये भी सही है यदि मैं SI यूनिट के बारे में नहीं पूछता। अगर खाली गैस कांस्टेंट का संख्यात्मक मान पूछता तब 0.821 भी सही तो नहीं है, वो 0.0821 होता है। तो इसलिए SI पद्धति में जब हम गैस का डिस्कशन करेंगे, आपको वीडियोस भी देंगे, तब उसमें आपको बताएंगे कि अलग अलग यूनिट सिस्टम में R का संख्यात्मक मान अलग अलग होता है। तो इसलिए R की वैल्यू जब हम लिखते हैं या बोलते हैं, तब वहाँ पर 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, एक R का संख्यात्मक मान और एक R की इकाई। इकाई परिवर्तित होते ही संख्यात्मक मान भी परिवर्तित होता है। गैस प्रेजेंट इन कॉमन कोल्ड ड्रिंक्स। जो सामान्य कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं उसमें कौन सी गैस होती है? सही जवाब है इसका कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने इसमें नहीं लिखा, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा है, और शायद इसी कारण 7 विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए और उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दिया, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही जवाब है और वो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, तो इसलिए इस हिसाब से सही जवाब इसका बन जाता है नन ऑफ द
एबव, जो कि 60% या 17 बच्चों ने सही जवाब दिया है। तो इस तरीके से एक आपकी शुरुआती नॉलेज टेस्ट करने के लिए ये एक क्विज़ आपको दिया था। अच्छा परफॉर्म आपने किया है। इसी तरीके के कुछ कंफ्यूज करने के क्वेश्चन आपको जब आप आगे जाके कॉम्पिटिशन्स में भाग लेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे विद्यार्थी थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। तो अगर आपने सही से पढ़ा है क्वेश्चन को और विचार किया है तब आप सही जवाब उसका दे पाएंगे। आज भी लगभग 10 मिनट में 15 विद्यार्थियों ने जवाब दे दिया था, यानी बहुत जल्दी जवाब देने का प्रयास किया। आपको सफिशेंट टाइम दिया गया क्योंकि अभी ये प्रैक्टिस है आपके लोगों के लिए। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए, उस पर विचार कीजिए और सबमिट करने से पहले एक बार फिर से उसको ऊपर से फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स दोबारा से देखिए और फिर उसके बाद लास्ट के 5 या 7 मिनट्स जो होते हैं वो उसमें आप सबमिट कर सकते हैं। तो सबमिट करने में आप जल्दीबाजी ना दें, आपको पूरा टाइम दिया जा रहा है। सारे क्वेश्चंस पर अच्छे से विचार विमर्श करके ही अपना जवाब सबमिट करें। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके कॉमन हैं। इसी तरीके के कुछ क्विजेज़ केमिस्ट्री से रिलेटेड मैं आपको देता रहूँगा बीच बीच में, जिसमें कि आप देखेंगे कि इसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिज़िकल और प्रैक्टिकल सभी से संबंधित सवाल हैं। तो ये एक आपकी बीच बीच में प्रैक्टिस कराने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, क्योंकि आपको हो सकता है कभी ऐसी परिस्थितियाँ आएँ कि आपको ऑनलाइन भी देना पड़े, तो किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और आप जवाब दें, जल्दीबाजी ना करें। तो उसी के प्रैक्टिस के लिए आपको इस तरीके से क्विजेज़ देते रहेंगे। आप लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, आपके लिए अच्छा रहेगा और उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाली क्विजेज़ में भी और ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही आपको एक दूसरा क्विज़ भी मिलेगा।